हेलो मित्रों, विद्यार्थियों, सुन रहे हो तुम लोग। चलो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है ना। तो आप उसी कड़ी में इस वीडियो को देखेंगे जो आपके 2026 के जो बच्चे बोर्ड में बैठ रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड में या फिर बिहार बोर्ड में, जो भी बच्चे हैं आपको सबको बहुत ही हेल्प करेगा ये, ठीक है। और बाकी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो भी आप जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसका ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको बता दें कि ये मूवमेंट शुरू हुआ था कब आपका 31 जनवरी 1930 को, ओके। ये 1930 में ये हुआ था। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसको बोलते हैं सॉल्ट मार्च, ओके। ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था कांग्रेस के बिहाफ में। समझ में आ रहा बातें। आज हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। जानते हो सिविल मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ के लोग, डिसोबीडियंस मतलब ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया कानून और मूवमेंट। तो जब कांग्रेस के बिहाफ में गांधी जी और सारे फ्रीडम स्ट्रगलर मूवमेंट करने वाले लोगों ने जब ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ को ब्रेक किया, मतलब बोला कि हम उसके कानून को नहीं मानेंगे। इससे पहले क्या होता है, नॉन कोऑपरेटिव 1920 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था बताओ। तो उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश के गुड्स को नहीं खरीदेंगे, ब्रिटिश सर्विसेज को फॉलो नहीं करेंगे, ब्रिटिश सर्विसेज में हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। मतलब वहाँ पे नॉन कोऑपरेट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है हम डिसओबे करेंगे जो ब्रिटिश के द्वारा कानून, रूल ऑफ लॉ, जिसको ब्रिटिश क्या बोलता था, रियलिटी बोलता था। उसी रियलिटी के अगेंस्ट में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह लॉन्च किया था ना, क्योंकि वो कहता था कुछ और करता था कुछ और। मतलब सत्य क्या कहता था कि हम कानून ला रहे हैं, रूल ऑफ लॉ ला रहे हैं, पर कानून रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं किया था। तो वही था सत्याग्रह। तो उसी कड़ी में ये डिसओबीडियंस मूवमेंट था, मतलब ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया कानूनों का उल्लंघन करना, उसको डिसओबे करना ही क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टूडेंट क्या, सॉल्ट मार्च। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सॉल्ट मार्च कब हुआ था। ये भी 1930 में हुआ था, ठीक है। इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 24 डेज की एक यात्रा थी, 24 दिन की एक यात्रा थी, जो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के द्वारा गांधी जी के द्वारा साबरमती से लेकर कहाँ तक बताओ, दांडी तक की यात्रा की गई थी, जिसमें गांधी जी दांडी जाते हैं और 240 माइल्स चलकर, ठीक है, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। और जब इनके डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, तब ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। दांडी में सिंबॉलिक रूप से क्या बनाते हैं बताओ, तो सॉल्ट बनाते हैं। तो ये था आपका सॉल्ट मार्च का। लेकिन इतना जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉजेज जानते हैं, क्या कारण था सॉल्ट मार्च का, ठीक है। सॉल्ट मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या कॉजेज था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या कॉज, एग्जाम में आपके लिए आएगा, हो सकता है ये पॉइंट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे आप पहले हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी फॉट इन अ सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल टू कुड यूनाइट द नेशन। थोड़ा एक पॉइंट ये भी जान लीजिए कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, क्योंकि नमक जो था ना, अगर ये पूछ दे क्वेश्चन से कि गांधी जी ने नमक को ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए क्यों चुना, सॉल्ट लॉ की है, क्योंकि गांधी जी का क्या मानना था कि जो गरीब और अमीर सभी लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नमक। अगर हम एक नमक को भी अपने से बनाकर, अपने तरीके से बनाकर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये देश की स्वशासन पे लानत है हमें। मतलब कि हमें खेद है कि क्या हमारा इतना सारा हक मेरा छीन लिया ब्रिटिश ने कि हम एक नमक तक भी नहीं बना सकते। तो उन्होंने सिंबॉलिक रूप से नमक लॉ को क्या किया था, ब्रेक किया था। और ये दुनिया को, इंडिया को मैसेज, इंडियंस और दुनिया को मैसेज दिया कि हम अब स्वदेशी बन रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं, हमें स्वराज चाहिए। तो वही लिख रहा है कि एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, देखिए, कह रहा है महात्मा गांधी फॉट इन अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उनका दूसरा मानना ये भी था कि जो ये आपका सिंबल है गरीब अमीर का भेद को कम करेगा और पूरे इंडिया को यूनाइट करेगा, ओके। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन ने क्या है, स्टेटिंग 11 डिमांड। देखो फर्स्ट एक ये कॉज है क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि गांधी जी का 11 डिमांड का फेल होना, ओके। इसमें क्या था, इस डिमांड में उन्होंने क्या इंटरेस्ट लिखा है, सम ऑफ दीज वर ऑफ द जनरल इंटरेस्ट, अदरवाइज ए स्पेसिफिक डिमांड ऑफ द डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पेजेंट। The idea to make the demand wide ranging so that all classes within the society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign
द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। तो कॉजेज हम देखते हैं, सबसे देखिए एक हम कॉजेज देख यहाँ पे चर्चा करते हैं, 5 कॉजेज को चर्चा करेंगे जो आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट कॉजेज हम थोड़ा सा देखेंगे, लॉन्ग ड्यूरेबल का है, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट कॉज रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, ये कॉजेज था। दूसरा कॉजेज क्या था? ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिमांड किसके द्वारा? आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, कब हुआ था? 1929 में, उसमें से पूर्ण स्वराज की आपका स्लोगन दिया गया था कि अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसको फुलफिल करने के लिए तीसरा कॉजेज क्या हो गया आपका? आप बताइए। सॉल्ट टैक्स और 11 डिमांड्स, जो 11 डिमांड था गांधी जी का, उसका फेल होना, ये कॉजेज था। और 4 कॉजेज था, क्या था बताइए? बताओ। तो फोर्थ कॉजेज था मैकडोनल्ड प्लान का आना, जिसमें सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ बातें किया जा रहा था, ठीक है। फिफ्थ कॉजेज क्या हो रहा था? इंडिया में क्या हो रहा था? सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड कर रहे थे, जैसे कि दलित आपका अंबेडकर के लीडरशिप में दलित आपके है ना, जिसको अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास कहा है, जस्टिस पार्टी। तो इन लोगों की वजह से फियर हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था बताओ? दूसरी बात है किस पेजेंट्स की प्रॉब्लम था, पेजेंट्स पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उसमें क्या चल रहा था? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तो इंडियंस फार्मर को भी लॉस हो रहा था, लेकिन टैक्स में कोई रियायत नहीं थे। तो ये कॉजेज भी था। तो हम 5 कॉजेज यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट कॉजेज फेल होना, क्या? गांधी आपका इनका गांधी जी के 11 डिमांड। सेकेंड कॉजेज क्या था आपका? बताओ, सेकेंड कॉजेज क्या था? पूर्ण स्वराज का डिमांड करना। थर्ड कॉजेज क्या था आपका? बताइए। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, ये भी एक कॉजेज हो सकता है, ठीक है। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना और ये सिंबल देना दुनिया को, इंडिया को या दुनिया को, कि हम अब स्वराज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम अब अपना देश के लिए जो ज़रूरी चीज़ें उसको बना सकते हैं, ठीक है। और एक और कॉजेज मैंने क्या डिस्कस किया बताइए? रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, ये सबसे कॉमन कॉज है, सारे मूवमेंट में ये दिखेगा आपको, ठीक है ना। और हाई टैक्स हो गया, किसानों से ज़्यादा टैक्स लेना, ये भी एक कारण है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब कॉजेज था। और आपका सेपरेट इलेक्टोरल, और साथ में इंडियन में डिवाइड एंड रूल का जो अप्लाई कर रहा था कौन? ब्रिटिश, है ना, बांटो और राज करो, ये नीति को इसका अपोज करने के लिए, जिसकी वजह से सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड कर रहे थे कौन लोग बताओ? तो दलित और आपका ये मुस्लिम से डिमांड कर रहे थे। तो वो चीज़ें ना हो, इसके लिए उन्होंने फिर बाद में जाके 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः पैक्ट होता है, और सेपरेट इलेक्टोरल का जो दलितों का डिमांड था वो क्या उसको वापस ले लिया जाता है, और बाद में 1935 के थ्रू रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें से दलितों को या फिर जो भी नीडी पर्सन है जिनको ज़रूरत है रिजर्वेशन को, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, खास करके दलितों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे आपका सॉल्ट मार्च से लेकर और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे स्टूडेंट, हम क्या चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या बताओ? तो यहाँ पर इसका लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे बड़ा लिमिट्स क्या था इसमें आपका? दलित, पहला लिमिट्स क्या था? दलित, और जो भी दलित के यहाँ पे अम्बेडकर थे, और दलित लोगों का पूर्ण रूप से कॉपरेट नहीं करना सिविल डिसोबीडियंस का लिमिट समझते हो ना, कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये फेल होने लगा, ठीक है। इसकी कमियां क्या थी, वीकनेस क्या था? तो दलितों का पूर्ण रूप से इसमें सहयोग नहीं करना। दूसरा कारण क्या था बताओ? मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग और इसके बिहाफ में मुस्लिमों का इनको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करना। थर्ड कारण क्या था? ये जनरली ना इसमें जो टैक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो जनरली क्या किसका था? तो जो बड़े किसान थे उनको लगता था कि काश ये टैक्स माफ़ कर दे, छोटे किसान चूँकि वो ज़्यादातर टैक्स पेयर नहीं थे तो उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं करता। तो आपके जो स्मॉल फार्मर थे, स्मॉल पेजेंट था, इनके द्वारा पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सब क्या थे आपके कॉजेज थे। आपके देखेंगे हिंदू महासभा या फिर कोई हिंदू महासभा हो गए, और इसके बिहाफ में जो लोग थे वो लोग भी पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे थे गांधी और कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? गांधी इरविन का पैक्ट आ जाता है, ये भी एक कारण है, लिमिट्स है किसका आपका, जिसकी वजह से मूवमेंट का जो एक रिदम चल रहा था वो कमज़ोर पड़ गया और गांधी जी चले गए लंदन। कहाँ पर? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 और 1932। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, लेकिन इसमें गांधी जी चले गए पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि कांग्रेस के द्वारा इनको भेजा गया था, लेकिन इनके डिमांड जो थे पूर्ण स्वराज का वो फुलफिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। और धीरे धीरे आप देखेंगे क्या
कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरी तरीक़ा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी तरीक़ा से फेल हो जाता है और 1935 में इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है, जो इनके डिमांड थे कांग्रेस का, वो कुछ डिमांड फुलफिल किए जाते हैं। उसके बाद इसको फॉर्मली वापस ले लिया जाता है। ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये था गांधी जी का कुछ मूवमेंट का, ये सिविल मूवमेंट का जर्नी। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट है यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ, जो उसको आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सा डेट है? फरवरी 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा मूवमेंट ये हुआ, इंसिडेंट हुआ था, जहां जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस लिया था। मई 1924 में क्या था? अलूरी सीतारामा राजू अरेस्टेड, एंडिंग द 2 years आर्म ट्राइबल स्ट्रगल। मई 1924 में क्या हुआ था? तो अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया था। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था, जहां पे अडॉप्ट किया था क्या? पूर्ण स्वराज को, जो डिमांड था उसको अडॉप्ट किया गया। 1930 में क्या हुआ था? तो अंबेडकर ने इस्टेब्लिश किया था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। और मार्च 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी शुरू किए थे क्या बताओ? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था उन्होंने। 1932 में क्या हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट थे। जनवरी 1930 में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, जिसको बाद में याद रखने के लिए सिंबॉलिक रूप से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और 26 जनवरी 1950 से हम लोग क्या मना रहे हैं? रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट थे आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेट थे मैंने डिस्कस कर दिया था। एक बच रहा है यहाँ पे आपका नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू थे 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिए थे। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट थे, ठीक है ना, तो जो आपके एग्जाम में आएंगे। समझ में आ रहा बात है कि नहीं? 1905 में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था बताओ? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट थे।